हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग, आपका फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो आपके साथ है। और आज का दिन है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। आपको क्वेश्चंस पहले मिल चुके हैं और अगर आपको इससे जुड़ना है तो करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अंडरस्कोर प्रैक्टिस ग्रुप। या तो आप ये टाइप कर लीजिए या फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। एक बार इसको स्कैन करेंगे तो आप पहुंचेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप पे। जिस ग्रुप पर आप पहुंचेंगे वहां आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, उनका आपको आंसर करना है और बड़े ही इज्जत के साथ आंसर करना है, मेहनत के साथ आंसर करना है। फिर वो आंसर आप सबमिट करेंगे। जो बेस्ट कॉपी होगी उसको हमारे रिव्यूअर बताएंगे। भाई जो बेस्ट कॉपी, जैसे ये कॉपी दिख ली रिद्धि की, इन्होंने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, कोशिश की है पूरी की जो गैप्स हैं उनको ब्रिज किया जाए, आंसर लिखने की कोशिश की गई है। या थोड़ी सी क्लैरिटी कम है इस स्कैन की वजह से, बट अदरवाइज गुड आंसर। तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपडेट करिए, उसको रिव्यू किया जाएगा। तो वो आपको जो बेस्ट कॉपी है वो हम यहाँ शो भी करेंगे। तो ये है सिस्टम जहां आपके पास एक बेसिक डिसिप्लिन भी बनेगा और आप प्रैक्टिस भी बेहतर कर पाओगे। तो पहली बात ये है वो टेलीग्राम ग्रुप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अंडरस्कोर प्रैक्टिस ग्रुप। ये है वो बारकोड जिसको आप स्कैन करके इस ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। वहां पर क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और डेली डिस्कशन तो होती है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं बात करूं तो मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मेंस में पहली बात इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मिनिमम मान के रखो 50 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। 50 मार्क्स से लेके 70 मार्क्स तक, 75 मार्क्स तक आप आईआर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन तो यहां पर आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है ये पूरा का पूरा टॉपिक जो भी आईआर में पूछा जाता है सिलेबस में, वो मैक्सिमम आपका जो है 100%, ऑलमोस्ट 100% इट रिमेन्स करंट ओरिएंटेड। जहां पर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई अगर ग्रुप है या इंडिया के कुछ एग्रीमेंट साइन हुए किसी रीजनल ग्रुप के साथ, उस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगेन आज के क्वेश्चन भी उस दिशा में ही कदम है कि भाई आप कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं। और यहां पर जब आप आंसर लिखोगे तो इसका एक कोर फीचर है इस सब्जेक्ट को। जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करोगे, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। वैसे भी अगर आप आईआर के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि कितने आप डायमेंशंस को कवर करते हो। ठीक है, अब डायमेंशंस कैसे कवर होते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप आईआर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उसको जरा मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको आगे कभी और भी अगर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर करने हो तो कोई दिक्कत ना है विद रिस्पेक्ट टू आईआर। देखो, आईआर में जब भी आप पढ़ रहे हो तो इसकी एक डायमेंशनैलिटी होती है। वो क्या होती है वो समझिए। आईआर जब आप देख रहे हो तो आईआर में मेजरली जब भी आप कोई बायलैटरल रिलेशन डिस्कस कर रहे हो, कोई भी बायलैटरल रिलेशन अगर आप देख रहे हो, उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या आपको उसके संबंधों के ऊपर कोई आंसर लिखना है, तो जनरली जो फोकस है वो इस तरह से होता है कि आप पहले सोचते हो कि उस पर्टिकुलर देश के साथ भारत के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस कैसे हैं। फिर आप डिस्कस करते हो कि उस देश के साथ भारत के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं। कैन यू ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि उस पर्टिकुलर देश के साथ हमारी इकोनॉमिक के अलावा कनेक्टिविटी, एनर्जी, इस लिहाज से क्या रिलेशन है, क्या मेजर प्रोजेक्ट हैं, कनेक्टिविटी या एनर्जी। ठीक है, इन एरियाज की बात आप करते हो, जो मेजर डायमेंशन बता रहा हूं मैं आपको। चौथा डायमेंशन, अक्सर जब भी आप किसी कंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो उसका कोई एक जियो पॉलिटिकल कंपोनेंट होता है कि या तो चाइना वहां निवेश कर रहा है या चाइना के खिलाफ वो हमारे साथ है। अगर आप अमेरिका की बात करो तो वो हमारे साथ करीब इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना उसके लिए बड़ा चैलेंज है। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वो भारत के करीब इसलिए आ रही है क्योंकि उनको चाइना का थ्रेट दिख रहा है। तो वहां पर अक्सर आपको चाइना फैक्टर भी प्ले आउट होता दिखेगा। तो या तो वो चाइना फैक्टर हो सकता है अक्सर, या फिर जो अलग जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं उनको आप देखते हैं कि हाँ भाई ये जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो आप डिस्कस करेंगे। अगर इतना भी काम नहीं चला तो आपको इस पॉइंट के अलावा एक लास्ट में अपना कल्चरल एस्पेक्ट आप लिखते हो, जिसमें आप लिखोगे कि भाई क्या एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन सभी एरियाज में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो डायमेंशन आप यहां लिखते हो। और इसके अलावा फिर आप रिलेशंस के एक पॉइंटर्स तो ये आ गए, फिर वहां क्या चैलेंजेस हैं, ओवरऑल चैलेंजेस, और चैलेंजेस के बाद आप डिस्कस करते हो
कि भाई वे अहेड क्या है। ये जनरली आपका स्ट्रक्चर रहता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए भी और आंसर राइटिंग में भी। जो बॉडी आप लिखते हो ना इंट्रो के बाद, तो बॉडी में आप ये डायमेंशन तो ऐड करोगे ही करोगे, चाहे एक एक लाइन में ही सही। इसमें स्ट्रेटेजिक में अगर आप मैं और इसको ब्रेक डाउन करूं तो यहां पर आप जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो डिस्कस कर सकते हो। डिफेंस पार्टनरशिप, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें इसी के अंदर सब कॉम्पोनेंट में आ जाती हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस में कितना बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, रेमिटेंसेस आते हैं या नहीं। तो आपके पास क्या होता है, उससे आपके आंसर का स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है। आपके आंसर में जो डेटा है वो दिखता है। डेटा दिखने का मतलब कि आपको जानकारी है जिस क्वेश्चन को आप हैंडल कर रहे हो उसके अलग अलग डायमेंशन की। कनेक्टिविटी एनर्जी की बात करो तो मेजर कोई अगर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है तो वो आप मेंशन कर दो, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो गया। या फिर आप बात कर सकते हो कि अगर कहीं पर भारत के साथ किसी देश का कोई आप एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है गैस को लेकर, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं किस दिशा में आपको सोचना है। अगर बायलेटरल आए, अगर यही कहानी बायलेटरल की जगह ग्रुप के ऊपर आ रही है, कोई आपसे रीजनल ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, सार्क के बारे में पूछा जा रहा है, या आपसे एससीओ के बारे में पूछा जा रहा है, ये डायमेंशन वहां भी रहेंगे कि भाई उस ग्रुप से भारत को क्या स्ट्रेटेजिक फायदा हो रहा है, क्या इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, वहां से क्या कनेक्टिविटी या एनर्जी के क्षेत्र में हम कोलेब्रेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर क्या हमारे पास जो कल्चरल एस्पेक्ट है उस पर हम जरा फोकस कर सकते हैं। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये आपके मेन पैराडाइम है जिसमें आप आईआर के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Assess the significance of the BRICS grouping in promoting the economic interest of the global south and explore the challenges it faces in achieving its long term goals। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हम 150 वर्ड या 200 वर्ड का एक्सपेक्टेशन से रख सकते हैं। तो यहां हमसे पहला पूछा क्या जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है सिंपल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स। मैं इसको पहले हाईलाइट करूंगा, हमेशा मुझे कीवर्ड को हाईलाइट करना है। ब्रिक्स की बात हो गई, इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, एक्सप्लोर द चैलेंजेस, एक्सप्लोर चैलेंजेस, क्या ये चैलेंजेस फेस करते हैं इन अचीविंग इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। तो यहां पहले ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सोचूंगा, अगर मैं बेसिक बिगनर हूं, कि भाई अच्छा ब्रिक्स है क्या, उसका हाल में एक्सपेंशन भी हुआ है। तो यहां हम अगर बेसिक एड ऑन भी करें तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ब्रिक्स क्या है। ठीक है, ब्रिक्स के अलावा क्या एडिशनल इसके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की गई है, और ग्लोबल साउथ क्या है, ये पहले तो मुझे ये क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल साउथ क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या है वो देखना चाहिए। ठीक है, इन सभी डायमेंशंस को हमें देखना चाहिए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए तो अपने क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आप ध्यान दोगे पहले कि ग्लोबल साउथ मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक मेजर समस्या क्या है कि जो भी अभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज हैं, जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल बॉडीज हैं, वो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे आप यूएन की बात करो, सिक्योरिटी काउंसिल में अमीर देशों का दबदबा, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात करो, चाहे आप आईएमएफ की बात करो, चाहे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करो, इन सभी संस्थाओं में जो दबदबा है वो वेस्टर्न कंट्रीज का है। सो वो अपना इंटरेस्ट पुश करती है, डेवलप कंट्रीज पुश करती है अपना इंटरेस्ट। इवन जो क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन जब होती है तो वहां भी डेवलप कंट्री अपना एजेंडा आगे रखती है, डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में नहीं लिया जाता। तो ब्रिक्स की ग्रुपिंग ये है कि इन सभी इलाकों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट पुश कर सकती है कि जब उनको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए या आईएमएफ से लोन चाहिए तो उनको एग्री करना पड़ता है आईएमएफ की शर्तों पर या वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर। जिसका अमेरिका के साथ संबंध खराब है उसको वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अगर उनको बढ़ाना है तो पहले हमें यह दर्शाना होगा अपने क्वेश्चन में कि ब्रिक्स कितना पावरफुल है और क्यों है। तो पहली बात, हाउ इट इज रेलेवेंट। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना है तो आप यहां पर एक जो नॉर्मल फॉर्मेट हम पकड़ते हैं वो एक होता है, पहले आप इंट्रो मेंशन करोगे। ठीक है, then you will jump to the body part and then you will jump to the conclusion part।
अब मैं यहाँ एक चीज और करना चाहता हूं कि मैं आपको यह दर्शा सकूं कि जो आपको मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं इसके साथ, उसको आपको कैसे यूज करना है अपने आंसर को बिल्ड करने के अंदर। और हमें पता है कि अगर हमें बेहतर आंसर लिखना है तो बॉडी में इफ वी कैन ऐड एनी मैप, या फिर अगर हम इसमें कोई फ्लो चार्ट बना सकें इससे हमारे आंसर्स का वैल्यू एडिशन हो सके, तो हमें उसके लिए भी स्पेस ढूंढना है। क्या हम कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये सब बात है। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन ऐड करोगे तो कुछ कोर फीचर्स होते हैं जो आपको आंसर राइटिंग में अपने इंट्रो में ऐड करने ही करने। जब भी आईआर के क्वेश्चन आप खासतौर पे डील कर रहे हो, आईआर हो, इकोनॉमी हो, या आप सोशल सिक्योरिटी की बात कर लो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लो, सोसाइटी की बात कर लो, तो वहां जब भी आप इंट्रो में आते हो तो आपको कोशिश करनी है डेटा या फिर कीवर्ड्स, ताकि स्टैब्लिश हो जाए वहीं पर कि भाई अगर आप ब्रिक्स की बात कर रहे हो तो ग्लोबल जीडीपी का मान लो कितना है, 30% है, ग्लोबल इकोनॉमी का 40% है, क्या है नंबर, वो नंबर आपको याद रहे। वहीं आपने लिख दिया तो वो दिखा रहा है कि ऑलरेडी ग्लोबल जीडीपी का इतना प्रतिशत ब्रिक्स के अंदर है, मतलब दुनिया की मेजर इकोनॉमी जिसका पार्ट है। सो दे हैव द पोटेंशियल टू पुश ग्लोबल गवर्नेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस आप यहां मेंशन कर सकते हो कि कीवर्ड्स में ग्लोबल साउथ की वॉइस को रेज करना चाहते हैं। क्यों रेज करेंगे, क्योंकि यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज परमानेंटली आ गए हैं। ठीक है, वो डायमेंशन आ गया। जब आप बॉडी की बात करो, अब आपने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया ब्रिक्स क्या है और कैसे उसके पास ये क्षमता है इन टर्म्स ऑफ इट्स जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, दैट इट कैन पुश द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, देन यू विल कम टू द बॉडी। अब यहां पर आप लिखोगे, जो हमने क्वेश्चन में पहले ही देखा कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैसे कर सकता है और क्या चैलेंजेस हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बॉडी में आप मेंशन ये करोगे पहले कि हाउ इट कैन, तो वहां पर आप शुरुआत में ही 2-3 चीजें मेंशन कर सकते हो, जैसे इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लो, एनडीबी जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट की बात कर लो, एनडीबी यहां पर आप पहले ही मेंशन कर दो कि भाई एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये स्थापित किया गया। फिर इन्होंने सीआरए को स्टैब्लिश किया, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, so they can act as an alternative to World Bank or IMF, so they can provide long term goals, long term loans to help developing countries push their development and plus also help in managing their, क्या मैनेज कर सकते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है उसके लिए आप जाते हो आईएमएफ के पास। आईएमएफ कहता है कि भाई लो पैसे, लेकिन अपने देश का पेंशन खत्म कर दो या अपनी कई सारी स्कीम्स खत्म कर दो, तो वो कई देश नहीं करना चाहते। सो दे कैन ऑलवेज टेक द सीआरए, द रूट ऑफ सीआरए और एनडीबी टू पुश दैट नैरेटिव। वो कहानी यहां पर आ जाती है। तो यहां आपने मेंशन कर दिया कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, प्लस आप बात कर सकते हो पुश टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। जहां एक देश के दबदबे को तोड़ना चाहते हैं, रिफॉर्म्स एट यूएन या वर्ल्ड बैंक, यहां पर आपने स्टैब्लिश कर दिया कि चीजें, पर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमुख रूप से कि व्हाट आर द चैलेंजेस इट फेसेस। नाउ दैट हैज टू टेक अ सब्सटेंशियल सेक्शन, एक आपका पूरा पैराग्राफ उसी पे आएगा। अब यहां पर चैलेंजेस क्या है, जो आपसे प्रमुख सवाल है सेक्शन का, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में आपको कीवर्ड भर भर के यूज करने हैं। चैलेंजेस में पहले आ जाओगे, यहां पर आप जाओगे एसिमेट्री है विद इन द ग्रुप, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, इस ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स के अपने खुद के अलग अलग इंटरेस्ट हैं जो समन्वय नहीं खाते। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट मतलब यहां पर आप लिख सकते हो पाकिस्तान तो नहीं है इसमें, तो किसके साथ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है भारत का, बांग्लादेश है इसमें। याद रखना ये चीजें क्लियर हो, ब्रिक्स में कहीं और किसी का नाम ना डाल दो आप। सो यहां आप लिख सकते हो देयर इज कंपटीशन अमंग द मेंबर्स, यानी आप लिख सकते हो जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग द मेंबर्स। अब आप मेंशन करोगे किसके किसके बीच में है, इंडिया, चाइना, रशिया, चाइना, एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। इनके केस में क्या है, क्लोज टाइज विद यूएसए।
क्लोजर टाइज विद वेस्ट, यहां पर वो क्वाड के भी मेंबर हैं, वो इधर एससीओ के भी मेंबर हैं, तो वो चैलेंजेस आप लिख सकते हो। एसिमेट्री की बात करोगे तो आप लिखोगे चाइना डोमिनेटेड हो चुका है ये, तो चाइना के इंटरेस्ट को पुश कर रहा है, पुशिंग द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। देयर इज $100 बिलियन रिजर्व, तो $100 बिलियन इज ए लिमिटेड अमाउंट, उससे आप ग्लोबल विकास की बात नहीं कर सकते, वो आप मेंशन करोगे। देन विद इन दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन ऑब्वियसली दैट अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, एसिमेट्री विद इन द ग्रुप जिसमें खुद के देशों के बीच में विवाद है, देन यू कैन टॉक अबाउट दैट ग्लोबल साउथ itself has various interest colliding with each other, तो उसका बैलेंस करना भी मुश्किल है। तो ये कोर स्ट्रक्चर, अब देखो इसी को मैं ना बता दूं, जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया ऐसा चलेगा, ठीक है। अब फ्रेमवर्क में अगर मैं आपको लेके चलता हूं पहले कि भाई क्या बात हो क्या रही है, फ्रेमवर्क्स में आता है तो पहला क्वेश्चन देख लो, ठीक, यहीं पर आप लिख लो, मान लो वही बात है ना, 40% आपका ग्लोबल पॉपुलेशन और 37% जीडीपी की बात यहां आ गई, तो मतलब आपने इंट्रो में ही वहां पर उसको आराम से आप ऐड कर लो, ठीक है। जो आपका इंट्रो है वहीं पर ये डेटा हमें सबसे पहले याद रखना है, 40% जीडीपी, 37% जीडीपी, 40% पॉपुलेशन। तो इसका मतलब जैसे ही आपने इंट्रो में लिखा ना ये, तो वो स्टैब्लिश कर लेगा कि इस ग्रुप के पास कैपेसिटी है टू पुश दैट। और यहां पर आप लिख सकते हो सिंपली ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स को पुश कर सकते हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन दोनों को पुश कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो डायमेंशन मैंने बोला था, तो कैसे करेंगे उन्होंने बोला था कि हाँ ग्लोबल साउथ की यूनिफाइड वॉइस बनेंगे, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में बदलाव की कोशिश करेंगे, फेयर रिप्रेजेंटेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिए ये आपका कोर नहीं था क्वेश्चन का, इसके आप 3-4 पॉइंट ही लिख सकते हो। तो आप यहां एनडीबी की बात कर लोगे, सीआरए की बात कर लोगे, ट्रेड डाइवर्शन की बात कर सकोगे, नेगोशिएशंस ओवर करेंसी, तो आंसर में आपके पास स्पेस नहीं है कि आप इतने सारे वर्ड आप 150 वर्ड्स में लिखो, तो 4 की पॉइंटर्स पकड़ोगे, बस उसी की बात आप करोगे। हाँ अब इसमें इसका एक्सटेंशन हुआ है तो और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बढ़ाया है, जिसमें आपका पहले ब्रिक्स में 5 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब इसमें 5 और जुड़ गए हैं, ठीक है। इजिप्ट आ गया, इथियोपिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, और कौन आया है, ईरान आ गया, ठीक है, यूएई आ गया। तो वो अब मेंबरशिप एक्सपेंड हुई है, तो रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल वर्ल्ड की बढ़ गई है, हर कॉन्टिनेंट के देश इसमें लगभग आ चुके हैं। सो इट शोज दैट इट इज बीइंग मोर रिप्रेजेंटेटिव। बट अब प्रॉब्लम वो है कि उस पर सारा क्वेश्चन ध्यान मत देना, 4 पॉइंटर्स लिख के बॉडी पे जमाना है, वहां मेन पॉइंटर्स आएंगे। वहां मेन पॉइंटर्स क्या आएंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस में देखो मुख्य रूप से चैलेंजेस है वही है जो मैंने बोला, जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस किसकी हम बात कर रहे हैं, कि भाई इसका सिंपल एग्जांपल है, आप चाहे रशिया यूक्रेन की बात करो जहां पर विवाद है, या फिर आप इवन इजराइल पैलेस्टाइन पे बात करो, या फिर आप चाइना के बीआरआई पर बात करो, ठीक है, या फिर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा लो, अजरबैजान, आप अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट उठा लो, वहां पे भी सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो उन चक्करों में हिस्से बटे हुए हैं। देयर इज नो सिमिलैरिटी हियर, ठीक है। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं। फिर यहां पर आप देखो 100 बिलियन का ही कैपिटल बेस है, अब इसमें क्या चलेगा, और प्लस जैसे मैंने बोला डोमिनेशन ऑफ चाइना इकोनॉमिकली, कि $100 बिलियन का अगर आपका रिजर्व है, उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ जो चीजें हैं वो चाइना ही पुश कर रहा है। और रिसेंटली हमने देखा जैसे अपने ये जो विवाद है, ये दिक्कतें तभी रिजॉल्व हो सकती हैं जो आपको वे हेड में मेंशन करना है। तो वे हेड में क्या मेंशन करोगे, वे हेड से पहले डेटा मैंने बोला कितना परसेंट है, 40% ग्लोबल जीडीपी है, पॉपुलेशन है, 35% जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी। अगर आप एरिया की भी बात करो ना, तो मेजर एरियाज के अंदर आते हैं दुनिया के, ठीक है। आपने मेंशन कर दिया भाई कलेक्टिव वॉइस है, ये सारे पॉइंट आपने मेंशन किए, फिर आपने कुछ इनिशिएटिव्स मेंशन किए। फिर आप जब चैलेंजेस मेंशन कर रहे हो तो वहां आप डाइवर्जेंट इंटरेस्ट लिखोगे, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन लिखोगे, इकोनॉमिक एसिमेट्री लिखोगे, लिमिटेड कैपिटल लिखोगे,
लैक ऑफ यूनिफाइड अप्रोच लिखोगे, अपोजिशन फ्रॉम डेवलप कंट्री लिखोगे, जहां अमेरिका खासतौर पे ब्रिक्स के खिलाफ अब काफी स्टैंड लेने की तैयारी कर रहा है। तो जब आप इन सबको लिखने के बाद यहां पर वे अहेड की तरफ जाते हो, तब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। हाउ विल यू डिस्कस द वे अहेड देन? वे अहेड हमेशा याद रखो, अब वे अहेड ऑलवेज इज लाइक पॉजिटिव अप्रोच को आप दर्शाते हो कि वे हेड मतलब हमेशा वहां की कहां किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जब आप वे हेड डिस्कस करोगे, देन यू विल डिस्कस कैसे ब्रिक्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सो आप लिख सकते हो नेगोशिएशंस ओवर ब्रिक्स करेंसी, एक्सपेंशन ऑफ पहले ब्रिक्स आप लिख सकते हो, नए मेंबर्स आए हैं जो इसको और रीजनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको पुश कर पाएंगे। एंड देन यू विल आल्सो डिस्कस विद इन दिस कि कैसे, इतना ही नहीं, हमने यहां देखा है कि एनडीबी का एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें अल्जीरिया को रिसेंटली एंट्री मिली। लॉन्ग टर्म लोन्स इन्होंने अपने कई सारे बांटे हैं। So, or they have to weed off their differences. They are unifying their voices against domination of global institutions. ये डायमेंशन आप वे हेड में लिख सकते हो, जो फ्यूचर अप्रोच को दिखा रहा है, मतलब जहां पर और स्कोप है, आप दिखा रहे हो कि इट कुड फर्दर लीड टू बेटर कोलैबोरेशंस, बेटर कलेक्टिव एंगेजमेंट एंड बेटर नेगोशिएशन और बेटर यू कैन से इट विल प्रोवाइड देम, इस ग्रुप के देशों को, जब ये बड़ा ग्रुप बन गया है, इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद होगा ये कि इनके पास बेहतर लेवरेज होगा टू नेगोशिएट विद द वर्ल्ड एज वेल अदर इन ऑन अदर एरियाज। तो ये डायमेंशन यहां आ गया। अब याद रखो, इसी में क्या हम कोई मैप या फ्लो चार्ट बना सकते हैं? ठीक है, तो मैप या फ्लो चार्ट में आप क्या लिखोगे? आप यहां लिख सकते हो वर्ल्ड बैंक, नहीं, आप इसका बेस्ट तरीका है आईएमएफ। आप लिख सकते हो वेस्ट इंटरेस्ट्स, stringent measures, वेस्ट डोमिनेशन, और फिर आईएमएफ उसको पुश करता है। तो कैसे आईएमएफ एक तरह से, या वर्ल्ड बैंक में कैसे जो वेस्ट का इंटरेस्ट है वही पुश किया जाता है, वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जहां जो शर्तें पूरी होने से वेस्टर्न कंपनीज को ही फायदा, उनकी इकोनॉमी को फायदा हो। तो वो आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। देखो मैप का स्कोप यहाँ पर कम है, तो इसलिए हम उसको भी जाने देते हैं, ठीक है, जहां पे होता है वहीं भी यूज करना, अननेसेसरी यूज नहीं करना। उतना टाइम खपाओगे भाई, मुझे कोई ना कोई यूज करना ही करना है, मेक्स नो सेंस। तो इस तरह आप आंसर को अपने स्ट्रक्चर कर सकते हो जब भी आप कोई टॉपिक देख रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बहुत सिंपल क्लियर कट क्वेश्चन है। इस बार तो हमने पहले अपना स्टैब्लिश कर लिया किन चीजों पर ध्यान देना है, तो उतना डिस्कशन करना नहीं है, सीधा मुद्दे पे आ जाओ। बात हो रही है डायस्पोरा की, तो यहां डायस्पोरा का हमें इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रीब्यूशन दिखाना है। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? पहली बात, जब भी हम इंट्रो ऐड करेंगे, एज आई टोल्ड यू डेटा, तो हाउ मेनी इंडियंस आर देयर? मोर देन 10 मिलियन, ऑलमोस्ट 13 मिलियन आपका डायस्पोरा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, ये शब्द आपके इंट्रो में आना ही आना चाहिए, ताकि आप पहले स्थापित कर दो कि भाई देखो डेटा तो हमने इंट्रो में डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है इन शेपिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, एंड हैज प्लेस्ड अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब उसी में आप लिख सकते हो फ्रॉम इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स गल्फ टू इंडियाज रीसेंट अप्रोच टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेसिफिकली अमेरिका एंड ब्रिटेन, शोकेसेस द रोल डायस्पोरा प्लेड इन दिस। अब इसी में आप जाओगे बॉडी पार्ट में। ठीक है, अब आप बॉडी पार्ट जब डिस्कस कर रहे हो तो वहां आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हो। उनमें आप डिस्कस करोगे, पहली बात, पहले समझ लो क्या बात हो रही है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन, इससे कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी बनी है। तो देखो यहां पर स्कोप क्या है मैप का,
यहां हम इंडिया का मैप बना देंगे कि भाई यहां से लोग मूव किए पहले अफ्रीका की तरफ, या गुजरात से मूव किए अफ्रीका की तरफ, जिसे आप फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन कहते हो। सेकंड वेव आप दिखा दो कैसे बिहार और उड़ीसा से सेकंड वेव गया जो एंटीगिया में गया, जो कि फोर्स था जहां पर इंडेंचर्ड लेबर को भेजा गया। और जो थर्ड वेव में जहां से हमारे जो डायस्पोरा के लोग भेजे गए वो हमारे 1970s 80s 90s के बाद, जो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। तो तीन प्रमुख लेयर है। एक तो पहले आपके ट्रेडर्स गए थे जो कीनिया में बसे, नाइजीरिया में बसे, सूडान में बसे, युगांडा में बसे, जो इंडिया के ट्रेडर्स अफ्रीका वगैरह के रीजन में गए थे फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया या गुजरात, जो इंडिया का कोस्टल स्टेट है वहां पर। फिर जब अंग्रेज आए तो वो कुछ इंडेंचर्ड लेबर उन्होंने भेजा, जो आपको त्रिनिदाद में, आपको गयाना में और मॉरिशस में, इन देशों में देखने को मिलता है। देवर सेंड देयर, तो वहां पर बड़ा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। तीसरा आप देखोगे रिसेंट वाले जो है, जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहां गए। तो एक मैप पे आप तीनों दिखा दो भाई, तीन लेयर थे तो वो आपने यहां दिखा दिया, तो इट विल गिव एन एड ऑन टू आंसर कि भाई डायस्पोरा का बता दिया भाई। अब इसका हमें इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट डिस्कस करना है। तो इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट डिस्कस करने के लिए मैं बस ब्रॉड एस्पेक्ट में आता हूं पहले, कि आप अगर मान लो इकोनॉमिक एंड कल्चरल दोनों ही चीजों को डिस्कस कर रहे हो, तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आप फोकस करोगे। इकोनॉमिक में आप क्लियरली दिखा सकते हो किस तरह इंडियन डायस्पोरा ने पुश किया है, किन चीजों को क्या पुश किया भाई, कोई आइडिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम पुश करें तो भारत में सबसे बड़ा शब्द है रेमिटेंस। इंडिया इज द कंट्री विच गेट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड। $120 बिलियन से भी ज्यादा का रेमिटेंस इंडिया को मिलता है। लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ रेमिटेंस, इट प्रोवाइड्स इंडिया लॉट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जिससे हमारे देश में क्या होता है, इसकी वजह से यूएस डॉलर्स आते हैं हमारे पास, जो बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और इंडिया में एक बड़ा सेगमेंट है जहां रेमिटेंस आने की वजह से आप ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देखते हो परिवारों में, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। इतना ही नहीं, आप इसके और आगे जाते हो तो आपको इकोनॉमिक डायमेंशन में और देखने को मिलेगा कई सारी, वहां से आपको इंप्लॉयमेंट। अब देखो यहां पर खास बात यह है कि यहां ये मेंशन नहीं किया कि कौन से हिस्से की बात हो रही है। तो इंप्लॉयमेंट में आप वेस्ट एशिया की बात करोगे जहां मिलियंस ऑफ इंडियंस को काम मिलता है, जिसमें आप सऊदी अरेबिया, आप बात कर सकते हो कतर, कुवैत, ओमान, उनके लिए। फिर आप इकोनॉमिक में मेंशन करो जिससे कि क्या होता है, इंडिया के लिए मेजर सपोर्ट आता है पैसे का। फिर आप यहां इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में आप मेंशन करोगे कैसे सऊदी अरेबिया से और यूएई से $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अमेरिका के साथ आपके संबंध अच्छे हुए हैं। आप लिखोगे इंडियन सीईओज या इंडियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा एज लीडर्स इन वेरियस बिजनेस ग्रुप्स ऑफ अमेरिका, सो वो मेंशन करोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा भी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, इसी में और बात करें तो अब यहां पर वेस्ट एशिया की बात, वेस्ट में अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट में आप इसमें दिखा सकते हो सऊदी अरेबिया, विजन फंड है उनका, यूएई का फंड है, अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट फंड, देन यूएसए से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ट्रेड पार्टनरशिप आपकी डेवलप हुई, जैसे आपका एफटीए अब रिसेंटली ब्रिटेन के साथ हुआ है। तो ये चीजें आप यहां पर आराम से मेंशन कर सकते हो भरपूर एग्जांपल के साथ। पर अगेन डेटा दिखाया आपने, एग्जांपल्स दिए, टर्म्स यूज किए, ताकि क्लियरली मेंशन हो रहा है कि भाई इसको पता है किस चीज से डील कर रहा है। तो यहां पर जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा, यूएसए लिखा, मैं लिखूंगा एफटीए विद ब्रिटेन, ठीक है, मैं लिखूंगा 123 एग्रीमेंट और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। वो ये दर्शाता है कि भाई देखो भारत के डायस्पोरा की वजह से इनका फायदा हुआ। फिर वहां स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लॉबी इंडिया की क्रिएट हुई। अब इसके बाद बात करते हैं कल्चरल में। जब मैं कल्चरल डायमेंशन की बात करूंगा तो वहां आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो फ्रॉम दिवाली टू इंडियन क्विजीन, फेमिलियरिटी विद इंडियन मार्केट, विद इंडियन प्रोडक्ट्स। ये सारे डायमेंशन आराम से कल्चरल एस्पेक्ट में आएंगे। देन अगेन व्हाट विल बी इन द वे अहेड, कंसर्न वही फिर आएगा भाई, वे अहेड में क्या जाएगा। वे अहेड जब भी आप डिस्कस करोगे तो वहां पर आप डिटेल में डिस्कस करोगे भाई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या होगी। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो कैसे। और अभी रिसेंट हुआ भाई एफटीए की बात हम कर रहे हैं अमेरिका के साथ। वी आर डिस्कसिंग मोर इकोनॉमिक एंड डीपर एंगेजमेंट विद कंट्रीज लाइक गयाना, मॉरिशस, मालदीव्स, जहां पर स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है।
एंड दे हैव एक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर्स और राजदूत ऑफ इंडिया। इसलिए आपका नया नया प्रोग्राम जो इसमें आप लिखोगे नो योर इंडिया प्रोग्राम, नो योर इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप प्रवासी भारतीय अवार्ड की बात करते हो, जो ये दिखाता है कि कैसे भारत सरकार ने एक्सपेक्ट किया उनको एज ए लीडर और कैसे चीजों को और आगे पुश किया जा रहा है। तो शो केसेस हाउ डायमेंशंस आप अलग अलग शो कर सकते हो, एक मैप भी दिखा सकते हो, वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। अगेन इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन जहां आपको मॉडल आंसर दिया गया है, आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, 13 मिलियन आपके एनआरआई है, 18 मिलियन आपकी इंडियन ओरिजिन पीपल है, ये डेटा आप यूज कर सकते हो सीधा सीधा। फिर आप यूज कर सकते हो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में $129 बिलियन का रेमिटेंस आ गया है ग्लोबली, बेहतर नेगोशिएटिंग पावर मिलती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हो, 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ सऊदी अरब और यूएई के साथ आई है, जिसमें एक बड़ा रोल इनका है मार्केट एक्सपेंशन में, लॉबिंग में सपोर्ट मिल रहा है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की आप बात कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स इन गल्फ की आप बात कर सकते हो। कल्चरल इन्फ्लुएंस पे आ जाओ तो कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करोगे आप, जिसमें आप दिवाली को ग्लोबल एक लैंडमार्क की तरह मनाया जाता है कई जगह पर। फिर कम्युनिटी सर्विस की बात करो, क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने कोविड के टाइम में, और इवन जो हमारी दवा कंपनियां हैं उनकी सस्ती दवा अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में एक मेजर कंपोनेंट प्ले करती है, कैसे देश भारत के साथ जुड़ते हैं, वो डायमेंशन आ गया। फिर टूरिज्म का प्रमोशन होता है, और लास्ट में जो मैंने बोला आप प्रवासी भारतीय दिवस, ओसीआई कार्ड और प्रवासी भारतीय अवार्ड तक जो दिए जाते हैं वो यही उन्हीं को सेलिब्रेट करता है। तो वो डायमेंशन आप फिर यहां पर इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर को, तब आप किसी भी क्वेश्चन को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो। पर याद रखिए स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि इंट्रो में मुझे एक डेटा पॉइंट डालना ही डालना है, एक कीवर्ड डालना ही डालना है, बॉडी में 3-4 डायमेंशन है, एक एड ऑन के लिए मैप या फ्लो चार्ट मुझे ऐड कर लेना है जहां स्कोप बने। उसके बाद मुझे इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में वे अहेड पे लिखना है, प्लस 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स या स्कीम लिखने जिससे भविष्य में जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको मैं शोकेस कर पाऊं। अगला देखते हैं, व्हाट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दैट इंडिया सीक। अगर आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा तो ये दिखा देता हूं मैं। What strategic benefits does India seek from its membership in the Shanghai Cooperation Organization, and how do ongoing disputes with China and Pakistan influence India's ability to achieve these benefits? Analyze. अब यहां सिंपल सी बात है, एनालाइज किस कॉन्टेक्स्ट में करना है? एनालाइज करना है हमें कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एससीओ एक ग्रुप है, एससीओ में जो कंपटीशन है किसके बीच में? कंपटीशन है इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और इनका जो एक नेक्सस बन गया है, इससे इंडिया का जो बेनिफिट यहां पर मिल सकता है उसको कैसे नुकसान हो सकता है उसको एनालाइज करना है। अब देखो, जब भी एससीओ की बात है तो पहले आप समझो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एससीओ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससीओ के थ्रू आपके जो एक ऐसा रीजन सेंट्रल एशिया का जिस तक आपकी पहुंच नहीं है, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जहां से आप एनर्जी इंपोर्ट कर पाओगे, जहां से आप बेहतर कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाओगे, सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो रिजॉल्व हो सकता है, आप रशिया तक पहुंच सकते हो, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो। मगर वो ग्रुप डोमिनेट करता है चाइना, अब उसमें पाकिस्तान भी आ गया भारत के साथ साथ। तो इनकी वजह से, चाहे आप रिसेंट एग्जांपल देखो एससीओ की जो मीटिंग हुई वहां पर इन लोगों ने पहलगाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन जफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की थी, बलूचिस्तान से जो अगवा हुई थी, उसका जिक्र किया, क्योंकि चाइना की चेयरमैनशिप है, चाइना पाकिस्तान का नेरेटिव पुश कर रहा है। प्लस हम कनेक्टिविटी कॉरिडोर कुछ करना भी चाहे तो पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते, हमें अफगानिस्तान का एक्सेस नहीं मिलेगा पाकिस्तान से, तो हम सेंट्रल एशिया भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये विवाद, ये दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। अब उस परिप्रेक्ष्य में आपको डिस्कस करना है कि कैसे ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये हमारी चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसे इसके बिना भी भारत इन चीजों को अचीव कर सकता है। अगेन कमिंग बैक टू द फ्रंट, इंट्रोडक्शन, इंट्रो में यू नीड टू प्रेजेंट, एससीओ को इंट्रोड्यूस कर दें वहीं पर कि भाई ग्लोबल जीडीपी और आपका पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा वहीं पर ही आ जाता है। तो वो चीज आप डायमेंशन अगर डिस्कस कर लोगे, इंट्रो में आप पहले ही वही मेंशन करोगे कि एससीओ क्या है, ठीक है, उसकी रेलेवेंस कीवर्ड के साथ वहीं पे एस्टैब्लिश कर दी। देन वी कम टू द बॉडी पार्ट। अब जब हम बॉडी पार्ट में आते हैं तो यहां हम मेंशन करेंगे इन बॉडी पार्ट दैट व्हाट इज द कोर रेलेवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप यहां मेंशन करोगे, अगर क्योंकि अभी का जैसे क्वेश्चन पूछा तो वहां पर आराम से पहलगाम वाला इंसिडेंट जहां पर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया एससीओ स्टेटमेंट पर, वो मेंशन कर सकते हो। तो वहां आप बॉडी में क्लियरली मेंशन कर सकते हो चाइना की डोमिनेशन, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट फंडर और चाइना का बीआरआई असल में भारत को छोड़ के जितने यहां पे मेंबर्स हैं सब ने बीआरआई साइन किया हुआ है। चाइना का डेट ट्रैप वो आप मेंशन कर सकते हो, जिसमें कई देश हैं, प्लस रशिया, पाक, ईरान, इनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन
चाइनीज मनी टू सेल देयर, या तो वो अपने ऑयल गैस उनको भेज रहे हैं, या पाकिस्तान का केस कर लो तो पूरी इकोनॉमी ही गिरवी रखी हुई है चाइना के पास, तो वो डायमेंशन आप यहां लिखोगे। देन पाकिस्तान का पुश, यहां पर आप पाक खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो पाक चाइना नेक्सस, यहां पर आप पहलगाम और टेररिज्म में जो पाकिस्तान का रोल है, उसको पाकिस्तान को बचाने में चाइना किस प्रकार से तैयार रहता है, क्या वो रोल प्ले करता है, वो आप यहां मेंशन कर सकते हो। तो वो डायमेंशन सिंपल है भाई, वो तो लिखने ही लिखने हैं आपको, उससे बच नहीं सकते, ठीक है। तो वो डायमेंशन आप यहां इजीली मेंशन करोगे। अब यहां पर आप मेंशन करोगे कैसे, यहां पर रैट्स इनिशिएटिव होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसमें के होने के बावजूद भी चाइना पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को मुख्य रूप से सामने आने ही नहीं देता है, वो नेगेट कर देता है उसको। तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ शील्ड फॉर पाकिस्तान। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर आराम से डिस्कस करनी है बिना किसी मुद्दे के, कि भाई देखो ये सारी चीजें हैं, ये सारी डायमेंशन है, इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भाई चाइना कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगेन इंट्रो, ठीक है। एससीओ थोड़ा सा आपने डिड्यूस कर दिया क्या है, इस क्या डोमिनेशन है। तो यहां पर क्या भारत बेनिफिट्स लेना चाहता है वो अलग लिखे गए हैं, लेकिन जो पहली चीज आप मेंशन करोगे वो यही है कि भाई क्या चैलेंज है। आप चाहो तो पहले चैलेंज बेटर लिख दो, क्या वजह से कैसे इंपैक्ट हो रहा है। तो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हो गया, गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाइना के साथ हमारा है, चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, बीआरआई का सब पार्ट है, इंडिया पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेन है, नॉन एससीओ मेंबर्स और एससीओ मेंबर्स में भी जो आपके मेंबर्स हैं, अक्सर टेररिज्म पर जब भी कोई बात होती है और वहां पर चाइना भी है तो पाकिस्तान को शील्ड करता है। तो इसलिए चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को डेसिग्नेट करना चाहते हैं ग्लोबल टेररिस्ट, चाइना वहां उन्हें बचा रहा है। एससीओ पे चाइना लेड जो पुश है, इसकी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है। भारत जो लंबे कनेक्टिविटी कॉरिडोर या प्रोजेक्ट यहां पर साइन करना चाहता है, उसको लेकर टेंशन रहती है कि भाई कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान बीच में टांग अड़ा देंगे। और पर ये चीजें लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है, जो मैं कह रहा हूं इंट्रो पार्ट, जो यहां बाद में लिखा, पहले लिखा है उसको आप बाद में लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। बट क्योंकि आपको हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लिखनी है, तो इंटरेस्ट विच इंडिया वांट्स टू सिक्योर, वहां पर आप लिख सकते हो कनेक्टिविटी, एनर्जी इंपोर्ट्स, ठीक है, यूरेनियम इंपोर्ट्स, आप मार्केट एक्सेस चाहते हो सेंट्रल एशिया का, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया से कनेक्टिविटी चाहते हो, जो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग चाहते हो, ताकि रशिया के साथ मिलकर वहां पर आप चाइना का जो प्रभाव है एससीओ के ऊपर वो कम कर सको। ये आपने दोनों पार्ट लिख दिए, देन यू कैन ऑलवेज गो हेड इन वे, आप आगे जब वे हेड लिखोगे तो वहां पर आराम से मेंशन कर सकते हो कैसे इंडिया हैज बीन impacted by the China Pakistan nexus operating in SCO against India's interest, but India can achieve many of its objectives despite of China Pakistan nexus by further integrating and leveraging its economic potential with partnering Russia and other Central Asian countries. India can use the platform of SCO as a platform to further push its focus on anti-terrorist structures in this region, and calling out Pakistan and its role in sponsoring terrorism इन दिस होल रीजन, वो आप वहां मेंशन कर, क्योंकि इंडिया ही नहीं, ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान से परेशान है, उज्बेकिस्तान में भी कुछ ग्रुप है जिसपे पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप वहां पर प्रभाव डालते हैं। तो वो सारे डायमेंशन आप इजीली यहां पर मेंशन कर सकते हो, इसको आपको लिखना ही लिखना है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टेबिलिटी को देखते हुए, रीजनल ऑर्डर को देखते हुए, ग्लोबल बेनिफिट्स को देखते हुए, ब्रॉडर रीजनल एंगेजमेंट को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है ये ग्रुप, और वो निभा रहा है। और भारत वहां से तब भी जो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं उसको सिक्योर करने की तैयारी करके बैठा और सिक्योर करके रहेगा, ठीक है। तो आपने जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है ये सारी चीजें मेंशन करनी है। अगर हो सके तो एससीओ को लेकर सेंट्रल एशिया का एक मैप आप ऐसे नॉर्मली सा भी मान लो इंडिया वाला ऐड किया तो उतना नहीं बनाना है, बस ये ऊपर ऊपर का यहां सेंट्रल एशिया ड्रॉ कर दिया आपने, ये दिखा दिया कि भैया रशिया है, चाइना है, जस्ट टू शो कि भाई साहब इंडिकेट कर रहे हो भाई कहां है एससीओ। जहां आप लिखोगे 40% ग्लोबल पॉपुलेशन है इसके अंदर और इतना जीडीपी का शेयर है, वहीं पर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
with Bangladesh playing a pivotal role in India's neighborhood diplomacy, discuss the challenges in maintaining a balanced partnership amid recent domestic political changes in Bangladesh. How can India enhance its strategic ties with Bangladesh? अब यहां कुछ चीजें हैं जिसका हमें फिर ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट अपने पास 150 वर्ड्स की है, इसलिए हर चीज जो लिखी है वो अपने आंसर्स में ऐड कर नहीं सकते। उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए पहले सवाल के परिप्रेक्ष्य को समझो, क्या बात हो रही है। बांग्लादेश का रोल है इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में, पता है, दिमाग को पहले हिट करना चाहिए। बांग्लादेश वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, वहां मैंने मेंशन पहले भी कराया था, अगर आप पढ़ते हो वैसे भी पता होगा। इट इज सोनाली अध्याय विच इज द गोल्डन चैप्टर जो चल रहा था, ठीक है। जो सोनाली अध्याय था उसका बेड़ा गर्क कैसे हुआ? उसका बेड़ा गर्क हुआ थैंक्स टू whom? थैंक्स टू रिमूवल ऑफ शेख हसीना। और उसके बाद से अब जो दिक्कतें आ रही हैं, जो वहां पर पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद भारत के लिए क्या समस्याएं हैं यहां पर, वो बात भी करनी है। प्लस इंडिया को कैसे टाइज एनहांस करने, तो वहां ये आपको लेख नहीं लिखना कि भाई इतनी दिक्कतें हैं उतनी दिक्कतें हैं, उसका जिक्र करना है, पर फोकस करना है कि कैसे हम और अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बांग्लादेश के साथ एनहांस कर सकते हैं। तो पहली बात इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, टिल रिसेंट ईयर्स इंडिया बांग्लादेश इज स्टिल द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। India remains one of the key investors in Bangladesh and key trading partner. And apart from that, Bangladesh, till recently, we had signed various multilateral, trilateral projects in Bangladesh. Despite the recent changes, it remains an important partner for India. So, आप वहां पहले पार्ट में लिखोगे कि भाई क्या दिक्कतें हैं। तो यहां मैं थोड़ा सा इसको पहले इंट्रो बॉडी, इंट्रो वाले डायमेंशन में यहीं पर पहले भाई बात आ जाएगी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, वो रहेगा भी, क्योंकि इंडिया के अलावा वही एक इकोनॉमी है जो यहां पावरफुल है। तो उसके साथ आपके संबंध ऑलरेडी है, यहां बायलैटरल ट्रेड मेंशन कर सकते हो, जस्ट इन इंट्रो टू शोकेस दैट यू नो द टॉपिक। देन जब आप नीचे आते हो बॉडी में, वहां आप स्टार्ट करोगे कि व्हाट इज द इश्यूज। इश्यूज में पोस्ट हसीना, तो जो आप दो चार चीजें यहां पर पासिंग रेफरेंस में ऐड कर दोगे भाई, क्या वहां पर क्या हो रहा है, कम्युनलिज्म, अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, इंडिया आउट कैंपेन, ये जो डायमेंशन है ये आपको लिखने ही लिखने हैं भाई, इनसे नहीं बचना है। ये सब चीजें क्लियरली मेंशन हो जाएगी भाई, ये सब काम हो रहा है। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, नेगोशिएशंस विद पाकिस्तान, तो ये सब क्लियरली आपने मेंशन किया। तीन चार पॉइंट इसमें आप पहले ही डिस्कस कर लोगे कि भाई ये देखो ये समस्या आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। तो सोनाली अध्याय पहले था, आपने लिख लिया, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर लिख दिया, पहले पार्ट में हमने बात कर ली कि भाई देखिए ये सारी समस्या आ रही है शेख हसीना के जाने के बाद। अब शेख हसीना के जाने के बाद ये चीजें आई, अब दूसरा पॉइंट आ गया भाई साहब, इसके बाद ये हमने समझा। अब यहां क्वेश्चन में आपको लगेगा वे एडी लिख रहे हो क्या पूरा का पूरा, पर देखो बात ये कह रहा है कि हाउ कैन इंडिया एनहांस इट्स स्ट्रेटेजिक टाइज विद बांग्लादेश, तो वो डायमेंशन भी आपको लिखना है। एनहांसिंग टाइज, अब जब टाइज एनहांस करने की आप बात करते हो तो वहां बड़े ही आराम से आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है। टाइज कैसे एनहांस होंगे, तो अगर देखो टाइज एनहांस करने हैं ना, तो अब ये चार हिस्से में देख लो। पहला, जनरली आप ऐसा फ्लो चार्ट भी बना सकते हो ताकि आसानी के साथ इसको एक्सप्लेन कर सको। एक आ गया कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, आप चाहो तो डिफेंस सिक्योरिटी लिख लो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, या फिर आप क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो वहां आप ट्रांजिट,
हाल ही में इंडिया ने पावर ट्रेड को लेकर एक एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल के बीच में, जिससे कि नेपाल की बिजली भारत द्वारा बनाए गए ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू नेपाल से बनके बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जा सकती है। बांग्लादेश एक पावर डिफिशिएंट कंट्री है, उसके पास बिजली की कमी है। नेपाल पावर सरप्लस कंट्री है, वो पावर भारत को बेचते थे, अब भारत खुद पावर सरप्लस है, कितनी बिजली लेगा? भूटान से भी खरीदते हैं हम, नेपाल से भी खरीदते हैं, खुद हमारी क्षमता इतनी है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिजली हम बनाते हैं। और हम कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं, सोलर पावर अब सस्ती हो गई है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई नेपाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ दे। पर बिजली क्या है, ट्रक में तो भेज नहीं सकते, तो ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ेगी। तो वहां पर एक ट्राइलेटरल पावर एग्रीमेंट हमने की है। ट्रांजिट लाइन की आप बात कर लोगे इसी में कि भाई कैसे वाटर जो रिवर पे हमने कॉरिडोर बनाने की बात की है, ठीक है, रिवर वाटरवेज पे। फिर आप यहां पर पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मोंगला पोर्ट की बात आप कर सकते हो, मोंगला, बस, बंधन हो गया, ट्रेन की आप बात कर लो जहां 3 ट्रेन है, मताली है, बंधन है, मैत्री है, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में चलती है, एक डायमेंशन वहां हो गया। ट्रेड में आप लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, आपने एनर्जी, इनके लिए कल्चर छोड़ दो, यहां पे एनर्जी लिखना जरा बेटर रहेगा, ठीक है। आपने ट्रेड के लिए इनको एडिशनल कस्टम ड्यूटी में रिबेट दी हुई है, इनके लिए एंट्री आसान की हुई है। कल्चर में आप लिख सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जो राष्ट्र आप कह सकते हो राष्ट्र गीत है, नेशनल एंथम है, वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नजरुल इस्लाम दोनों के लिए एक लीडर है, बांग्ला लिटरेचर, बांग्ला इतिहास को दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं, तो उस डायमेंशन पे आप फोकस कर सकते हो। आपको मल्टीपल पार्टीज के साथ एंगेज करना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। इंडिया नीड्स टू एंगेज विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। फिर आप एनर्जी की बात कर लो तो इंडिया इनके साथ रूपुर एटॉमिक प्लांट है जो यहां पर बन रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भारत रशिया के साथ मिलकर यहां बना रहा है। फिर मातारबाड़ी प्रोजेक्ट है, एक डीप सी वाटर पोर्ट, डीप सी नेवल पोर्ट है जो इंडिया और जापान मिलकर यहां बना रहे हैं। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे आप इन 4 डायमेंशन में लिख सकते हो। तो एनहांसिंग टाइज में जो आपको ये लिखना है, ध्यान रखना कि भाई ब्लू इकोनॉमी पे आप फोकस कर सकते हो, ब्लू इकोनॉमी पे, ट्रेड पे, रीजनल सिक्योरिटी पे, और आपको ध्यान रखना होगा कि इसके लिए आपको एंगेजिंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ भारत को नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है यहां पर। अगर हम सभी पार्टनर के साथ नेगोशिएट करेंगे तभी जाकर हमारी चीजें बेहतर होंगी। तो वो डायमेंशन भी आप यहां पर इजीली मेंशन करोगे। तो वही अगेन एड ऑन करेंगे, कैसे करेंगे एड ऑन वो देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट का सदुपयोग करें और यहां आप बांग्लादेश इंडिया का मैप बना दे एक साइड से, ये बे ऑफ बंगाल को आप दिखा दे कि भाई कहां पर क्या है, ताकि इजीली चीजें आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, माइनॉरिटीज पर अटैक है, थ्रेट टू कनेक्टिविटी है, बाइलेटरल ट्रेड और एफटीए पर नुकसान पहुंच रहा है उनके जाने के बाद। क्या हम कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी, वाटर डिस्प्यूट, पीपल टू पीपल रिलेशंस। ये ब्रॉड आर्ग्यूमेंट है, बट इसमें आप और स्पेसिफिकली लिख सकते हो। या तो आप ऐसे स्ट्रक्चर कर लो और साथ में वो जो मैंने बोला 4 डायमेंशन वहां लिख लो कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ट्राइलेटरल पावर एग्रीमेंट हो गया, एनर्जी के ऊपर रूपुर एटॉमिक प्लांट हो गया, ब्लू इकोनॉमी के लिए आप इंडिया, जापान और बांग्लादेश कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप कनेक्टिविटी और सॉफ्ट पावर पे फोकस कर सकते हो। भारत यहाँ पर मेजरली इन्वेस्टर है, इनके कई कंपनियां भारत की बहुत सारी बड़ी इन्वेस्टर है यहाँ पर, तो उन सभी एरियाज में आप बात कर सकते हो। और ज्यादा हम ट्रेड इकोनॉमिक डायमेंशन को भी डेवलप करने के ऊपर बात कर सकते हैं। वो डायमेंशन आपको मेंशन करने हैं ताकि आपका आंसर और होलिस्टिक लगे और बेहतर लगे, वो लिमिटेड ना लगे। ठीक है, अब यहाँ बांग्लादेश की जब आप बात करोगे तो आप ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल को दिखा सकते हो, यहाँ पर 3 साइड से घिरा हुआ है, जहां जो इंडिया के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, कनेक्टिविटी के लिहाज से यहाँ पर इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है। वो क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से। तो वो डायमेंशन यहाँ इजीली आप मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन में वही दिखाना आपको कि हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर, ध्यान में चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। तो यही बात है भाई, 15 बिलियन का ट्रेड है हमारे साथ, इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में हमारे यही है। संप्रीति की हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। जो ये कल्चरल एस्पेक्ट जो यहाँ बातें की गई हैं ऑलरेडी मैंने वो आपको लिखवा दी हैं, उन डायमेंशंस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। वही तरीका है आंसर को बेहतर बनाने का आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन लाइट ऑफ रिसेंट प्रोग्राम ऑफ रिवोकिंग, माफ कीजिएगा, अच्छा ये है, in light of recent ongoing programs of revoking the visas of foreign students in the US, discuss the impact of immigration and visa policies of developed countries on the aspirations and mobility of Indian students. How does this affect India's soft power and India's global engagement? अब ध्यान रखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट पहले सेट है, रीसेंट ऑनगोइंग प्रोग्राम ऑफ रिवोकिंग वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन द यूएस। यूएस में वीजा कंसर्न्स, ध्यान रखिए यहां पर H1B वीजा पर ज्यादा दिमाग मत लगा देना, ध्यान में पहले H1B वीजा आता है, यहां पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपैक्ट होगा एस्पिरेशन मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, तो कैसे इंडिया के सॉफ्ट पावर को प्रभावित करता है। तो आपको पहली बात इंट्रो में स्थापित करना है। क्या इंट्रो में क्या आएगा, अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमें एक नंबर तो डालना ही डालना है, ठीक है। क्या है, भारत 1 नंबर पे है, भारत 2 नंबर पे स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं यूएसए में, इतने स्टूडेंट नहीं, आपको ये नहीं पता कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, नंबर एग्जैक्टली नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर 1 पे हैं या चाइना के बाद नंबर 2 पर हैं, ये आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देना है। और कितना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट वो लाते हैं अमेरिका के लिए, वो भी आप लिख सकते हो। अब हो ये रहा है कि उनके वीजाज कैंसिल हो रहे हैं, तो देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रेन ड्रेन हमारा कम होगा, पर हमें उसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज को बेहतर बनाना पड़ेगा। अब यहां उसको ध्यान में रखते हुए यहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई इससे सॉफ्ट पावर को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सॉफ्ट पावर को प्रभाव पड़ेगा, देखो इंडिया, अमेरिका मना कर रहा है इंडिया के स्टूडेंट्स को, वीजा कैंसिलेशन हो रही है, तो फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने वेलकम किया है, खासतौर पर स्टेम के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं, इनको बुलाने के लिए उन्होंने अपनी वीजा पॉलिसी को थोड़ा लिबरलाइज किया हुआ है भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर। हम ऐसा ही कुछ कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और यूके के साथ भी, ताकि भारतीय स्टूडेंट केवल अमेरिका नहीं बाकी देशों में भी जा सके। हमारी ग्लोबल एंगेजमेंट को रीस्ट्रक्चर करेगा ये कि हम निर्भरता अमेरिका पे कम करेंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे हमारे रिलेशंस। इंडियन स्टूडेंट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो उस डायमेंशन में सोचते हुए आपको जाना है। अब देखो यही बात है, अगर आप मॉडल आंसर भी अपना देखो तो वहां क्या बात की जा रही है, कोर डिमांड क्या क्वेश्चन की, कि भाई कैसे भारत के स्टूडेंट्स को प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ना ओवरऑल आप देख लो भाई क्या कहानी है, क्या चीजें हैं, तो यहां पे क्या बात हो रही है नॉर्मल बॉडी इंट्रो में। तो इंट्रो में ना पहले ही हमें क्या ध्यान देना है, इंट्रो में हम यहीं पर तत्काल लिख लेंगे कितने भारतीय स्टूडेंट पहले वहां पर है, ठीक है। तो मान लो भारत का नंबर मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स यहां पढ़ रहे हैं भारतीय, प्लस देर ऑलमोस्ट वहां पर जो एक मेजर सोर्स ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स जो है दुनिया में जहां से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं, उनमें भारत टॉप पर है। तो भारत के स्टूडेंट एक बड़ा वर्ग है जो वहां पे लेके आते हैं, बट वी हैव सीन रीसेंट स्पर्ज ऑफ वीजा कैंसिलेशंस एंड इश्यूज इन्वॉल्विंग इंडियन स्टूडेंट्स। उसका प्रभाव क्या पड़ा है, उसका प्रभाव यह पड़ा है कि अब जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो वहां कम हो गए। कम कैसे हो गए, वी हैव सीन 28% रिडक्शन इन लास्ट 2 ईयर्स। 28% कम बच्चे गए हैं अमेरिका में रिसेंट के 2-3 सालों में। रीजन, एक तो वीजा पॉलिसी, दूसरा वहां पर रेसिज्म और इमिग्रेशन इश्यूज। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पे लगातार नंबर बच्चों का घटा। तो इंट्रो में हमने पहले ही दिखा दिया कि ये दिक्कतें हैं, स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं वहां पर, क्या कमियां हैं। आगे के पॉइंट में हम आएंगे अब कि क्या समस्याएं हैं, कि क्या दिक्कत है, इंपैक्ट क्या होगा। इससे होगा ये कि इंपैक्ट में आप लिखोगे पहले कि भाई जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, वीजा ले रहे हैं, तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी उनके माइंड में, ठीक है। फिर एनरोलमेंट का ट्रेंड अगर आप देखो, मैंने बोला 28% घट गया है, आप बाकी देशों की तरफ जाओगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा। प्लस जो इंडिया का एक कंसिस्टेंट एंगेजमेंट है वहां के टेक सेक्टर का इंडियंस के साथ, काफी सारे वहां टेक सेक्टर के लोग इंडियंस कंपनीज इंडियंस को ही हायर करते हैं, बिकॉज इंडिया इज
प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस फॉर टैलेंट फॉर अमेरिकन टेक कंपनीज, क्योंकि सर्विस सेक्टर में चाइना, भारत और कुछ हद तक साउथ कोरिया, इन देशों के लोगों को ज्यादा हायर किया जाता है बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर टेक्नोलॉजिकल आईटी एक्यूमेन। तो उसको प्रभावित होगा वो, पर उसका मतलब ये नहीं कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। भारतीय लोग बाकी देशों में जा पाएंगे, जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह, ये वीजा नॉर्मल वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत से कुछ फैक्टर से जाते हैं कि भाई एनवायरमेंट बेहतर नहीं है, भारत में रिसर्च फंडिंग कम है, तो इसलिए वहां जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हम रिडायरेक्शन देख रहे हैं, जर्मनी में 298% की ग्रोथ दिखेगी अगले 20 सालों में। इट शोज दैट हाउ दे आर वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स। फ्रांस ने भी कहा कि हम भी करेंगे ऐसा, इवन ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू डू दैट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट चीजें बदल रही हैं। अब ये बातें हो गई, प्रभाव क्या पड़ा? भारत का डायस्पोरा थोड़ा अमेरिका में कम हो जाएगा, बट विल नॉट इंपैक्ट इंडियन इंटरेस्ट और इंडियन डायस्पोरा इन अ मेजर वे, बिकॉज वी विल see the shift towards other countries. It will reduce brain drain. It will provide India an opportunity to think over its policies and creating environment so that India can retain its high value और STEM sector students, science, technology, engineering, mathematics। भारत के स्टूडेंट्स जो इस सेक्टर्स की, उनकी डिमांड दुनिया के हर देश में है, इसलिए आपको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके अपनी पॉलिसीज बदलते दिख रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस में भी कमी आ सकती है, बट वी कैन नॉट बिलीव कि ऐसा नहीं होगा कि भारत के नंबर्स बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। सो इन वे फॉरवर्ड यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स इट, दैट इट विल बी रीनेगोशिएटेड, इट कुड बी रीवैल्यूएटेड। दिस देयर आर ऑलवेज ट्रेंड्स जिसमें कि वी सी इवोल्यूशन, दे इवॉल्व। ट्रेंड्स हमेशा इवॉल्व करते हैं। अभी हमारे उनके साथ और कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने हैं, एफटीए साइन होना है, तो after the right now negotiations are in place about FTA. So post the FTA or post trade negotiations, we might witness change in American policies which could further support Indian students going to the USA, as well as providing Indian students an opportunity to further you can say explore other options across the world. तो हम अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंस ओवर नहीं करना चाहते, ये डायमेंशन आप यहाँ इजीली लिख सकते हो। तो वी हैव इंट्रो, नंबर आ गया, बॉडी डायमेंशन देख लिए, उसी में हमने बता दिया क्या है, वे हेड में हमने बता दिया किस किस चीजों पर फोकस करना है। अगेन एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू स्टिक टू आवर बेसिक फॉर्मूला। वो चीजें आपको करनी है, जहां पर देखो स्कोप ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, आप और ऐड करना चाहो तो करो, बट कम से कम इतना तो करना ही करना है, ठीक है। अगले पे आते हैं। EU India partnership, despite its strategic importance, has been big on strategies but small on delivery। इसे कहते हैं इंडिया का डिलीवरी डेफिसिट। भारत के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा कोई एक क्रिटिसिज्म है, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। एक कहते हैं प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है, पहले काम होता है फिर हम एक्शन लेते हैं। दूसरा, हम वादा करते हैं, ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। इट्स अ बिग कंसर्न। कैपेसिटी डेफिसिट है, डिलीवरी डेफिसिट है। अगली बात आती है, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ करंट ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू ट्रांसफॉर्म दिस रिलेशनशिप। अब यहां 15 मार्कर है, अपने पास 200 वर्ड लिखने का स्कोप है, तो उस डिमेंशन में आप पहले मुझे बताओ, इतने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। पहले बात तो हमें पता है करना है कीवर्ड EU इंडिया पार्टनरशिप, ठीक है। यहां पर बात हो रही है EU इंडिया पार्टनरशिप के ऊपर कि भाई यहां पर इनके बीच में बातें बहुत होती हैं पर रियलिस्टिकली चीजें होती नहीं है। हम 20 साल से FTA नेगोशिएट कर रहे हैं, बायोलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हम उसको रीनेगोशिएट कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए इनके संबंधों को ना कहा जाता है इट इज लाइक अ लवलेस अरेंज मैरिज। प्यार व्यार कुछ है नहीं, बस शादी हो गई है तो निभा रहे हैं। भाई दुनिया में 2 मेजर इकोनॉमीज हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा, तो निभा रहे हैं। तो ये समस्या आप इस स्टेटमेंट के लिहाज से, मतलब इस स्टेटमेंट के लिहाज से आपको क्या दिखना है कि अभी जो ग्लोबल अलाइनमेंट है एंड सजेस्ट मेजर्स टू ट्रांसफॉर्म दिस रिलेशनशिप, ये जो डिलीवरी डेफिसिट है, बातें की लेकिन कुछ किया नहीं, वो अब क्यों बदल सकता है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखो तो यहां पर आपको जो डायमेंशन लेना है क्वेश्चन का, पहले वो समझो। अब जो डायमेंशन आएगा वो आएगा पहला, EU और इंडिया की लवलेस अरेंज मैरिज में प्रेम क्यों जग सकता है। तो इसमें दोनों को कोई ना कोई अंतर है। क्या अंतर है मैं इसमें दिखाता हूं, दोनों के डायमेंशन जो आप आंसर में इजीली ऐड कर सकते हो, इंडिया एंड EU। EU की अगर हम बात करें, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रेग्जिट हो गया तो इनके हाथ से बड़ा मार्केट निकल गया, ठीक है।
ठीक है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इसमें इनके हाथ से बहुत सारे मार्केट्स पे जो ये निर्भर करते थे व्यापार के लिए, एनर्जी सप्लाईज के लिए, वो प्रभावित हो गई है। प्लस स्टंटेड ग्रोथ, कई देशों की ग्रोथ बहुत कम हो रही है। इनके पास एक और मेजर रीजन है अभी क्या, ये देख रहे हैं कि चाइनाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज, जहां चाइना कई यूरोपीय देशों को इतना सामान एक्सपोर्ट करता है कि वो एक्सपोर्ट करना बंद करे, उन देशों की इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी। और चाइना ने ट्रेड पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर दबाव बना सके। सो क्लियरली इट शोज कि यहां पर दिक्कतें हैं, तो उन्हें चाहिए अल्टरनेटिव टू चाइना। चाइना की सप्लाई चेन पे जो दबदबा है उसको तोड़ना है उन्हें, ठीक है, सप्लाई चेन पे चाइना का दबदबा उसको कम करना है। चाइना का एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, वो चाहे बीआरआई के थ्रू स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्रिएट करे, या फिर वो जैसे इटली वगैरह भी बीआरआई को ज्वाइन कर चुके थे पहले, फिर बाहर निकले, तो वो दिखा रहा है कैसे उनका ग्रोथ और उनका डेट यूरोप में भी बढ़ रहा है, यूरोपीय कंट्रीज के साथ व्यापार बढ़ रहा है। उन्हें अब चाहिए अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव कौन हो सकता है? भारत, ठीक है। अब भारत को क्या है, भारत के साथ क्या समस्या है? भारत आरसेप से बाहर है, हमें ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना है। ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, और क्या कॉन्टेक्स्ट है? भारत अब इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, और इसके अलावा भारत एक और कार्य कर रहा है कि भारत चाह रहा है कि अपने इंटरेस्ट, अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई करे ट्रेड, जिसके लिए अब अमेरिका के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। अमेरिका का रुख क्या है? अंडर ट्रंप काफी ज्यादा इनवर्ड लुकिंग या प्रोटेक्शनिस्ट हो गया है। तो इन कारणों से इधर इसके पास भी कारण है, इसके पास भी कारण है, यहां पे अब इनके बीच में एक स्कोप बनता है। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसको आप सजाओगे कैसे? तो आप सजाओगे इन 3 पोर्शन में, बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन में। अब जरा इस डायमेंशन को सोचिए, क्या चीजें यहां डिस्कस की जा सकती हैं। ईयू के साथ इंडिया का एक मेजर ट्रेड पार्टनरशिप है, वी हैव ऑल मोर देन बिलियन या 100 बिलियन से भी ज्यादा, हम 130 के आसपास ट्रेड करते हैं। अभी तक ये भी था, देखो सर्विसेज सेक्टर में भारत को एंट्री नहीं दे रहे, इनके खुद बहुत सारे, ये मैं बता रहा हूं क्यों अब अपॉर्चुनिटी है पास आने की। पहले साथ क्यों नहीं थे? क्योंकि ईयू का अपना खुद का एक रहता है कि हमें क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है, हमारे क्वालिटी मेजर्स इतने हाई हैं, आपकी इंडस्ट्रीज पोल्यूटिंग है इसलिए हम सामान नहीं लेंगे, आपके आम में खाद का यूज किया गया है, उसको दूध से मतलब आप नहलाओ ना कि पानी से, बहुत सारी इनकी क्वालिटी कंसर्न्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत सारे हैं। इन्होंने भारत के साथ ट्रेड में हमेशा ये काफी स्ट्रांग नेगोशिएशन करते रहते हैं, चीजें काफी स्लो चलती हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं फ्रॉम ईयू के साइड से और इंडिया के साइड से भी। इंडिया के कई सेक्टर्स हैं जो काफी जैसे इंडिया का आप ब्रूअरी सेक्टर देख लो, वाइन का सेक्टर देख लो, शराब का सेक्टर देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, डेयरी सेक्टर देख लो। ये ईयू के साथ रिश्ते स्टैब्लिश करने से पहले कह रहा है भाई आप इतना उनको मत दे देना ऑफर कि भाई हमारे मार्केट खत्म कर दें। तो वो सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए भारत को थोड़ा समझ के यहां पे चलना पड़ रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट एक मेजर है। तो इसी वजह से भारत को कई चीजें हैं जो दिक्कत क्रिएट की हुई है, लेकिन इनके अगर आप संबंधों की बेहतरी देखो तो आप देखो क्या यहां पर स्कोप है। तो आप पहले पहले क्या लिखोगे? 124 बिलियन, ये हमारे साथ इनकी ट्रेड पार्टनरशिप है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनके उभरे थे 2023 में, ठीक है, ट्रेड के मामले में, गुड्स के मामले में। और उस लिहाज से आपने इंटरव्यू में पहले ही सेट कर लिया कि भाई लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे साथ गुड्स में कोई है तो वो ईयू है। और ईयू का ट्रेड
चाइना के साथ इतना ज्यादा है कि वो उससे परेशान है, तो वो आप इंट्रो में लिख सकते हो। एंड मीनवाइल यू इज सीकिंग टू फाइंड अ अल्टरनेटिव टू चाइना which makes India and US partnership an area of growth and provides an impetus to go beyond that deficit in terms of commitment which we have seen, और intention और real time जो बदलाव ला रहे हैं वो नहीं हो पा रहे उसके लिए। ठीक है, वहीं पर आ जाएंगे दो पार्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इकोनॉमिक सिनर्जी है, डेमोक्रेटिक अलायंस है, जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात कर लो, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लो, चाइना पे इनकी निर्भरता, जैसे इंडो पैसिफिक में और यूरोप में बीआरआई फैल रहा है चाइना का, तो वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो अगेन इंडिया कुड बी अ पार्टनर। इसलिए ईयू का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, ग्लोबल गेटवे। इसमें इंडिया के साथ पार्टनरशिप है। G7 की इनिशिएटिव की बात कर लो, पीजीआई, वहां पर इंडिया की पार्टनरशिप है। ईयू इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर हमारे सिमिलैरिटी है। ये ट्रेड सप्लाई चेन को जो उसमें अल्टरनेटिव चाहते हैं चाइना का, वहां हम लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो सारे डायमेंशन है और इन कारणों से उनको आगे आना बनता है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो अब क्या है, चीजें कैसे रिजॉल्व होंगी। ग्लोबल स्टेबिलिटी, पोटेंशियल को पहचानना है, फ्रेमवर्क को बढ़ाना है। तो अब स्कोप बन रहा है कि आप बेहतर कर सकते हो, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, रेयर अर्थ मेटल्स की बात कर लो, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन बढ़ा सकते हो, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ा सकते हो, स्ट्रेटेजिक डायलॉग बढ़ा सकती हो। सब उसी ही आपके फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएगा। विद इन दैट फ्रेमवर्क आपके सब पॉइंट बन जाएंगे जो आप लिख सकते हो। तो ये वो एरिया है जिसमें अगर आप वे हेड की बात करोगे तो इंडिया एंड ईयू आर फोकसिंग टुवर्ड्स अ बैलेंस, रिजिलियंट, फ्यूचर रेडी रिलेशनशिप and timely delivery of their negotiations, in which the recent negotiations over FTA and deeper economic and strategic engagement seems to be on the final stages of completion। हम प्रयास करने की एक FTA हो जाए यूरोप के साथ, EU के साथ, ताकि हम और डीपन कर सकें इनके साथ ट्रेड और नेगोशिएशंस पर और आगे बात हो सके, जिसकी ओर अभी हम बढ़ रहे हैं। दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, तो EU वाला स्ट्रक्चर यहां से आपका बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Examine the effectiveness of SAARC as a platform for India to achieve advance its neighborhood first policy। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले आप लिखोगे यहां पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको इंट्रोड्यूस करोगे। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज, क्या है ये, ठीक है, फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया हैज फोकस्ड ऑन unilateral gestures. India has focused on what? Providing support, connectivity in this region. सार्क कैसे भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे लेके जा सकता है। अगर हम बात करेंगे नेबरहुड फर्स्ट का की रोल क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी। सो सार्क कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच वी कैन क्रिएट रीजनल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज इन द रीजन। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप सबसे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ध्यान में रखोगे, जिसमें आप ट्रेड के ऊपर बात कर सकते हो, कनेक्टिविटी के ऊपर बात कर सकते हो, एनर्जी पार्टनरशिप पे बात कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात कर सकते हो। ठीक है, फिर आप स्ट्रेटेजिक की बात करोगे तो वहां पर जो यहां पर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जैसे टेररिज्म हो गया या फिर रीजनल स्टेबिलिटी हो गया, इन सब पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो डायमेंशन आप लिखोगे। पर पॉइंट ये है ना भाई, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारत सार्क लगभग काफी सालों से डिफंक्ट बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं पा रहा। तो आप ये डायमेंशन डिस्कस जरूर कर सकते हो। भाई हमने कोविड के टाइम में रिस्पॉन्स किया, साफ्टा साइन किया, हमने कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात की, हम और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। जो अभी हमने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया है BBIN के अंतर्गत, इसको हम एक्सटेंड करके सार्क तक पहुंचा सकते हैं। ये डायमेंशन आप ऐड करोगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ पे काम कर सकते हैं, जिसमें आप कोविड का एग्जांपल ले सकते हो, साइक्लोन्स। जो इंडिया की एक्सपर्टीज है, इंडिया ने वहां पर काफी एक्सपर्टीज प्राप्त की है, उसको हम और इन देशों में, इस रीजन में और डेवलप कर सकते हैं। फिर डिजास्टर रिलीफ की बात कर लो तो वहां आप बात कर सकते हो कैसे अर्थक्वेक या इनसे रिस्पॉन्स में आपको काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कनेक्टिविटी को रोक देता है, वो उसकी वजह से, उसकी वीटो की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है सार्क की, वो कंसेंसस बेस्ड है, और वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होने की वजह से कई निर्णय नहीं लिए जा पा रहे। वो आप डिस्कस करोगे यहाँ। फिर
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर हो गए, इनइफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन हो गया। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप बेसिक एक साउथ एशिया का मैप बना के दिखा सकते हो क्या क्या इलाके हैं, ताकि दिख जाए कि भाई यहाँ ट्रेड बढ़ सकता है। इंट्रोडक्शन में ही आप लिख सकते हो वैसे, दिस रीजन इज ज्योग्राफिकली कनेक्टेड एंड पॉलिटिकली डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो वहां पर बहुत स्कोप है रीजनल ट्रेड और ग्रोथ का। यहाँ पर इंटरनल ट्रेड इस रीजन में 5% से भी कम होता है, लेस देन 5% ट्रेड हैपेंस विद इन द रीजन विच कुड गो अप टू द 25%। अगर ऐसा होता है तो आपका व्यापार बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, चीजों में बहुत बेहतर बदलाव आएंगे। तो काफी स्कोप है यहाँ पे ग्रोथ और चीजों को लेकर। वे फॉरवर्ड क्या है? ट्रेड इंटीग्रेशन आप बढ़ा सकते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल टेंशन को कम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। इवेंचुअली वे एंड में आप लिखोगे कि वी नीड टू रिविजिट सार्क and revitalize it and try to find solutions to the problem in the SARC, if possible SARC minus Pakistan, which India is trying to develop as well, but India needs to keep options of dialogue and discussion open, and SARC can be a platform which holds a lot of which holds the solution to the problem of South Asian concerns like instability एंड टेररिज्म। तो वो डायमेंशन आप यहां से इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो। तो मेजरली ये टॉपिक के हमने 7-8 क्वेश्चन देखे, किस तरह इसको स्ट्रक्चर करना है, किस तरह इसको आंसर करना है, कहां पर आप मैप ऐड कर सकते हो, किस तरह आप चीजों को समझ सकते हो। आई थिंक वी आर डन विद 7 क्वेश्चंस। यस, तो याद रखिए जो हमने बेसिक एक एस्पेक्ट समझा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को आंसर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर मेजर रीजन के ऊपर आपके ऐसे नोट्स प्रिपेयर हो ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए धन्यवाद, और आई होप आप जरूर ध्यान से जाइए और इस लिंक को क्लिक करिए। जो लिंक आपको दिख रहा है इस लिंक को आप क्लिक करिए, ये लिंक सामने आपको दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक करिए और यहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते। आप इसको स्कैन करके अपने आंसर्स अपलोड करिए, लिखिए। अगर आप लिखेंगे तभी आपकी हैबिट्स बिल्ड होगी, तभी आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा, तभी आप इमेजेस और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल सीख पाएंगे। राइट इट डाउन, सेंड इट टू टेलीग्राम ग्रुप। कल फिर एक डिस्कशन है मंडे को, तो प्रोबेबली ये एक सेशन आपकी हैबिट भी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS।